हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट मंत्रा। कल हम लोगों ने दो क्लासेस किए थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डिफिनेशन को समझ चुके हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। आज हम लोग जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो एक तो ये टॉपिक है, और दूसरा जो टॉपिक आज का रहेगा हमारा वो हम लोग कवर करेंगे नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है, तो आज हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट और नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। अगर आप लोग क्लास में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं क्या है एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन डिटरमाइंस द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज पे बात कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को डिटरमाइन करता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन टू रन एनी प्लान। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो कि किसी भी प्लान को रन करने का जगह होता है। और मैनेजमेंट हैज द एग्जीक्यूटिव फंक्शन। मैनेजमेंट का क्या काम होता है? एग्जीक्यूटिव फंक्शन करना। ठीक है, इसको थोड़ा सा डीप में समझते हैं। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो केवल और केवल उसका काम है गोल को डिटरमाइन करना। ठीक है, ये वाट का आंसर देता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझते हैं, ये वेयर का आंसर देता है, एक ऐसा प्लेस प्रोवाइड कराता है जहां पे जाके कोई भी इंस्टीट्यूशन रन कर पाए। ठीक है, और मैनेजमेंट का क्या काम होता है? मैनेजमेंट का काम होता है एग्जीक्यूट करना चीजों को। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन का काम किसका होता है? मैनेजमेंट का होता है। ये हाउ का आंसर देता है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट का आंसर देता है कि करना क्या है, ऑर्गेनाइजेशन वेयर का आंसर देता है कि कहां करना है, और मैनेजमेंट हाउ का आंसर देता है कि कैसे करना है। ये जो डिफरेंस है ये सबसे पहले विलियम सुल्ज ने बताया था। ठीक है, इसके बाद आगे चल के एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में डिफरेंस बताया गया, और ये जो बताया है वो ओलिवर सेल्डन के द्वारा बताया गया 1923 में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में डिफरेंस किसने बताया है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर्स है वो है ओलिवर सेल्डन। इन्होंने 1923 में डिटेल में एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में डिफरेंस बताया था। इनका कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन मेकिंग फंक्शन है, जबकि जो मैनेजमेंट है वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट का आंसर देता है, जबकि जो मैनेजमेंट है वो हाउ का आंसर देता है। और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो है एडमिनिस्ट्रेशन इज अबव मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन इज अबव मैनेजमेंट। इनका मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मैनेजमेंट से ऊपर है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग, जो सेकंड है वो है स्टेटमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ये जो स्टेटमेंट है वो देते हैं ईएलएफ बर्ग। इनका पूरा स्टेटमेंट है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न्ड विद द इंस्टॉलेशन एंड कैरिंग ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, तो ईएलएफ बर्ग का क्या स्टेटमेंट याद रखना है आपको? एडमिनिस्ट्रेशन इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ही डिवाइडेड मैनेजमेंट इनटू 3 लेवल्स। ईएलएफ बर्ग क्या करते हैं कि जो मैनेजमेंट है उसको 3 लेवल में डिवाइड करते हैं, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट। अब देखते हैं एक एक करके चीजों को। देखिए, यहां में आप इस टॉपिक पे आपको अभी तक क्या क्या याद रखना है। पहली चीज तो ये कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में डिफरेंस क्या है। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिटरमाइन करता है गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन मेकिंग फंक्शन करता है, जबकि जो मैनेजमेंट है वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन करता है, और मैनेजमेंट हाउ का आंसर देता है। ठीक है, इसके बारे में दूसरी चीज ये याद रखना है कि इसके ये जो डिफरेंस बताए हैं वो बताया गया है ओलिवर सेल्डन के द्वारा 1923 के अंदर। और ये स्टेटमेंट दोनों याद रखना है आपको। ओलिवर सेल्डन क्या बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इज अबव मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? मैनेजमेंट से ऊपर है। याद कैसे रखेंगे? देखिए, घर में शेड लगता है। ठीक है, मान लीजिए एक मकान बना तो मकान के ऊपर क्या लगता है? शेड लगता है। ये जो शेड लगता है ये ऊपर लगता है। ठीक है, तो सेल्डन क्या बोलेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन इज अबव मैनेजमेंट। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ईएलएफ बर्ग्स है, इनका स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, BARCH था। ठीक है, तो ईएलएफ बर्ग्स जो है वो ब्रांच की बात करते हैं, वो पार्ट की बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो बर्ग्स को क्या बनाना है आपको? ब्रांच बना लेना है, मतलब पार्ट ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तीसरा जो स्टेटमेंट है वो है एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट आर सिनोनिम। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला स्टेटमेंट यही है। ये किसने दिया था? हेनरी फेयोल ने दिया था। हेनरी फेयोल का मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट दो चीजें नहीं है, बल्कि एक दूसरे का क्या है? सिनोनिम है, एक दूसरे का पर्याय है। ठीक है, वो उनका स्टेटमेंट है कि देयर इज ओनली वन एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट साइंस विच कैन बी अप्लाइड इक्वली टू ऑल इंस्टीट्यूशन वेदर बिजनेस और सोशल और गवर्नमेंटल।
ठीक है। उनका मानना है कि चाहे वो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो या गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी के लिए इक्वली अप्लाई होता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट साइंस। ठीक है, और बोलते हैं कि ये एक ही है, दोनों के दोनों क्या है, एक ही है। तो ये स्टेटमेंट पूछा जा चुका है, तो आप यहां से बस इतना याद रखिए कि देयर इज ओनली वन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट साइंस किसने बोला है, तो ये स्टेटमेंट बोला है फ्यूल ने। ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट आर सिनोनिम किसने बोला है, ये बोला है हेनरी फ्यूल ने। ठीक है, तो बस इतना ही था इस टॉपिक से। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बात करें नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दो नेचर हैं। पहला जो है वो है इंटीग्रल व्यू, ठीक है, और दूसरा जो है वो है मैनेजेरियल व्यू। दूसरा कौन सा है, मैनेजेरियल व्यू। ठीक है, एक एक करके दोनों को देख लेते हैं, इंटीग्रल व्यू क्या होता है और मैनेजेरियल व्यू क्या होता है। देखिए, बात करें इंटीग्रल व्यू की, तो इसमें सभी एक्टिविटीज आ जाते हैं, ऑल एक्टिविटीज आर कम्स अंडर द इंटीग्रल व्यू। कौन कौन से एक्टिविटीज, तो मैनेजरियल एक्टिविटीज हैं, टेक्निकल एक्टिविटीज हैं, क्लरिकल एक्टिविटीज और मैनुअल एक्टिविटीज। इनको समझ लीजिए। देखिए, मैनेजरियल एक्टिविटीज एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम जो कि ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन टेकिंग करता है, ठीक है, डिसीजन लेता है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। टेक्निकल कौन से लोग होते हैं, टेक्निकल जो लोग प्रोडक्शन का काम करते हैं, जो कि टेक्निकल काम करते हैं। ठीक है, क्लरिकल काम, जो लोग क्लर्क का काम करते हैं, कंपनी के जो भी डेटा है उनको मैनेज करते हैं। और मैनुअल वर्क जैसे कि प्यून हो गए, ड्राइवर्स हो गए, ठीक है, ऐसे लोग जो कि मैनुअली काम करते रहते हैं। तो ये चार प्रकार के स्टाफ होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मैनेजर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं जिसको टेक्निकल स्टाफ बोल सकते हैं, क्लर्क होते हैं और मैनुअल स्टाफ होते हैं। तो जब हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये सभी का काम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है, तो इसी को बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इंटीग्रल व्यू नेचर। क्लियर हो गया कि जब हम लोग मैनेजरियल, टेक्निकल, क्लरिकल और मैनुअल सबके काम को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के काम के अंदर देखते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल व्यू नेचर। क्लियर है। बोला कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज ऑपरेशन हैविंग देयर पर्पस टू फुलफिलमेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ये स्टेटमेंट जो देते हैं वो देते हैं एलडी वाइट। ठीक है, यहां पे छूट गया है, एलडी वाइट को याद रखिएगा। ये स्टेटमेंट किसका है, एलडी वाइट का। हालांकि ये स्टेटमेंट आगे भी हम लोग देखेंगे। क्लियर है। दूसरा है वो है मैनेजरियल व्यू। क्या बोलता है मैनेजरियल व्यू, मैनेजरियल व्यू बोलता है कि ओनली मैनेजरियल फंक्शंस। ठीक है, इंटीग्रल व्यू में हम लोग देख रहे थे कि मैनेजरियल के साथ साथ टेक्निकल, क्लरिकल और मैनुअल भी आ जाता था जब चारों एक्टिविटीज की बात कर रहे थे। जबकि जब केवल मैनेजरियल की बात करेंगे तो यहां पे केवल और केवल मैनेजरियल फंक्शन की बात करता है। और इनके जो सपोर्टर्स थिंकर्स हैं वो हैं साइमन, स्मिथबर्ग, थॉमसन और गुलिक। ठीक है, इनके सपोर्टर्स कौन कौन से हैं, साइमन, स्मिथबर्ग, थॉमसन और गुलिक। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि कौन कौन से थिंकर्स हैं जो कि मैनेजरियल व्यू के सपोर्टर्स हैं। इन चारों का नाम को रट जाना है, साइमन, स्मिथबर्ग, थॉमसन एंड गुलिक। ठीक है, डिमॉक का स्टेटमेंट है कि पब्लिक एडमिशन इज कंसर्न विथ व्हाट एंड हाउ ऑफ द गवर्नमेंट। ये स्टेटमेंट हम लोग पहले याद कर चुके हैं पिछले क्लास में कि डिमॉक किस पे बात करते हैं, व्हाट एंड हाउ पे बात करते हैं। व्हाट का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर या टेक्निकल नॉलेज ऑफ द फील्ड। ठीक है, ये आपकी क्या सब्जेक्ट मैटर है, क्या टेक्निकल नॉलेज है। और हाउ का मतलब होता है टेक्निक्स से, कि कैसे आप कामों को कर रहे हैं, टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, प्रिंसिपल्स कौन कौन से आप फॉलो कर रहे हैं, तो इसकी बात करता है हाउ। और जब दोनों को एक साथ स्टडी करते हैं टुगेदर, दिस फॉर्म ऑफ द सिंथेसिस इज कॉल्ड पब्लिक एडमिशन। तो दोनों क्या कहलाता है, पब्लिक एडमिशन कहलाता है। तो मेनली डिमॉक से हम लोग कल भी बात किए थे कि व्हाट एंड हाउ वाला बात याद रखना है। ये दो कीवर्ड आपको पकड़ लेना कि व्हाट एंड हाउ की बात किसने किया है, डिमॉक ने किया है। ठीक है, क्लर्क और बाबू को किंगपिन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाएगा, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। ठीक है, क्लर्क और बाबू को क्या कहते हैं, क्लर्क को क्या कहते हैं हम लोग, किंगपिन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर है। तो ये था हमारा नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है अप्रोचेज। तो अप्रोचेज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग देखते हैं कौन कौन से अप्रोच है। हम लोग बात करेंगे फिलोसॉफिकल अप्रोच की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे लीगल अप्रोच की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे हिस्टोरिकल अप्रोच की, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे केस मेथड अप्रोच की। ठीक है, तो चार अप्रोच हम लोग देखेंगे अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। पहला है फिलोसॉफिकल अप्रोच। फिलोसॉफिकल अप्रोच दार्शनिक अप्रोच की बात हो रही है। ठीक है, दार्शनिक दृष्टिकोण, ये सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच माना जाता है। कंसीडर ऑल एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एडमिशन, इसके अंदर पब्लिक एडमिशन के सभी एस्पेक्ट्स को कंसीडर किए जाते हैं। इट बेसिस इज द नॉर्मेटिव अप्रोच एंड कंसंट्रेट
ऑन व्हाट आउट टू बी। बोला कि ये किस चीज पे कंसंट्रेट करता है, तो ये कंसंट्रेट करता है व्हाट आउट टू बी पे, क्या होना चाहिए, इन चीजों पे बात करता है। ऐसा फिलोसॉफिकल बात करता है ये कि भाई गवर्नमेंट है तो इसको कैसी होनी चाहिए, प्रशासन है इसको कैसा होना चाहिए, जनता को कैसे होना चाहिए, सिचुएशंस कैसे होने चाहिए, इन चीजों पे बात करता है। व्हाट आउट टू बी पे बात करता है, फिलोसॉफिकल अप्रोच। ठीक है, और ये सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच है। इसके कौन कौन से प्रोपोनेंट्स हैं? इनके प्रोपोनेंट्स है प्लेटो, जॉन लॉक, लेवियाथन, ठीक है, शांति पर्व ऑफ महाभारता, स्वामी विवेकानंद एंड पीटर सेल्फ। ठीक है, ये इसके कुछ प्रोपोनेंट्स हैं। यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि फिलोसॉफिकल अप्रोच के प्रोपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो प्लेटो, इनका एक बुक है रिपब्लिक। एक है जॉन लॉक, इनका बुक है ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। एक है लेवियाथन, सॉरी एक है हॉब्स, जिनका बुक है लेवियाथन। ठीक है, उसके बाद है शांति पर्व ऑफ महाभारता, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, एंड पीटर सेल्फ। ये सब क्या है? ये सब फिलोसॉफिकल अप्रोच है। शांति पर्व ऑफ महाभारत के बारे में जानते होंगे आप। जब महाभारत की युद्ध खत्म हो जाती है तो यहाँ पे जो भीष्म पितामह है वो क्या करते हैं कि उपदेश देते हैं युधिष्ठिर को, तो इसी को हम लोग बोलते हैं शांति पर्व ऑफ महाभारत। आगे देखते हैं हम लोग लीगल अप्रोच। लीगल अप्रोच क्या है? लीगल अप्रोच को हम लोग जुडिशियल अप्रोच या ज्यूरिस्टिक अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये ओल्डेस्ट सिस्टमैटिकली फॉर्मुलेटेड अप्रोच है। देखिए, बात कर रहे थे हम लोग फिलोसॉफिकल अप्रोच की। फिलोसॉफिकल अप्रोच जो है वो ओल्डेस्ट अप्रोच है, जबकि लीगल अप्रोच क्या है? ओल्डेस्ट सिस्टमैटिकली फॉर्मुलेटेड अप्रोच है, मतलब इसे बनाया गया है। इसे बनाया, फिलोसॉफिकल अप्रोच को बनाया नहीं गया था, बल्कि ये अपने आप से ही जनरेट हुआ था जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप हो रही थी। और ये बात कर रहा था व्हाट आउट टू बी पे, ये कैसा होनी चाहिए, सब चीजों की आइडियल लेवल पे बात कर रहा था। जबकि जो लीगल अप्रोच है उसे बनाया गया था, उसे सिस्टमैटिक तरीके से क्रिएट किया गया था। तो सबसे ओल्डेस्ट सिस्टमैटिकली फॉर्मुलेटेड अप्रोच कौन सा है? तो वो है लीगल अप्रोच। ये कम्स इनटू लेजिस फेयर एरा। ये कब आता है? लेजिस फेयर एरा के अंदर आता है। आप समझते हैं हम लोग लेजिस फेयर एरा क्या होती है? देखिए, लेजिस फेयर एरा ऐसे एरा को बोलते हैं हम लोग कि व्हेन फंक्शन ऑफ अ स्टेट इज लिमिटेड, जब सरकार की काम, सरकार की जो डिसीजन लेने में उनकी रोल है वो क्या हो जाएगी? पूरी तरह से लिमिटेड हो जाए। मतलब कि जो भी डिसीजन ले रही है गवर्नमेंट, वो अपनी डिसीजन नहीं ले रही है, बल्कि किसके इन्फ्लुएंस में पूरी तरह से ले रही है? जनता के इन्फ्लुएंस में ले रही है। इसी एरा को हम लोग बोलते हैं लेजिस फेयर एरा। ठीक है, तो लीगल अप्रोच कब आया था? लेजिस फेयर एरा के अंदर आया था। इसके प्रोपोनेंट्स हैं फ्रैंक जे गुडनाउ, जिन्हें हम लोग अमेरिकन पब्लिक एडमिशन के फादर भी मानते हैं, वुड्रो विल्सन। ठीक है, यूके में ये चल रहा था, यूएसए में, फ्रांस में, जर्मनी में और बेल्जियम में, इन जगहों पे लीगल अप्रोच को फॉलो किया जा रहा था। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा। लीगल अप्रोच से कौन कौन संबंधित है? तो फ्रैंक जे गुडनाउ है, वुड्रो विल्सन है, यूके, यूएसए, फ्रांस एंड जर्मनी एंड बेल्जियम में भी इस अप्रोच को अपनाया गया था। आगे देखते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच क्या बोलता है कि द पास्ट हैविंग एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द प्रेजेंट सिनेरियो, कि पास्ट की हुई घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ रहा है अभी प्रेजेंट पे। जब हम लोग इस अप्रोच की, इस नजरिए को देखते हैं पब्लिक एडमिशंस की, तो इसी को हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच। एलडी वाइट क्या करते हैं कि यूएसए के एडमिशन के 4 स्टडीज करते हैं। ठीक है, उनकी हिस्ट्री की जो भी स्टडीज है उनके 4 स्टडी एलडी वाइट करते हैं, और चारों का नाम रखते हैं वो द फेडरलिस्ट, जो कि 1948 में की गई थी, द जेफरसोनियंस, ये 1951 में की गई थी, द जैक्सोनियंस एंड द रिपब्लिकन एरा। इन चारों स्टडीज को याद रखिएगा आप लोग, द फेडरलिस्ट, द जेफरसोनियंस, द जैक्सोनियंस एंड द रिपब्लिकन एरा। एंड कौटिल्याज अर्थशास्त्र, ये भी इसी अप्रोच के अंदर आता है। ठीक है, तो हिस्टोरिकल अप्रोच में हम लोग किसको किसको देख लेंगे? एलडी वाइट के चारों को देख लेंगे, और कौटिल्या का जो अर्थशास्त्र वो भी हिस्टोरिकल अप्रोच के अंदर आता है। नेक्स्ट जो अपना अप्रोच है वो है केस मेथड अप्रोच। केस मेथड अप्रोच में क्या होता है? इट गिव्स द नरेशन ऑफ स्पेसिफिक इवेंट्स दैट लीड टू डिसीजन बाय एन एडमिनिस्ट्रेटर। सॉरी, केस मेथड अप्रोच क्या बोला कि इट गिव्स द नरेशन ऑफ स्पेसिफिक इवेंट्स। ये क्या करता है? एक स्पेसिफिक इवेंट्स के लिए नरेशन देता है। ठीक है, और जो कि लीड करता है किसके द्वारा? डिसीजन लिया गया था एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा। जो भी पहले के ब्यूरोक्रेट्स से, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उन्होंने किसी घटना के लिए क्या डिसीजन लिया था, कैसे उस घटना को सॉर्ट आउट किया था, इन चीजों पे जब हम लोग स्टडी करते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं केस मेथड अप्रोच। इसमें क्या होता है कि पुराने कोई केस पर स्टडी की जाती है और उससे नए नए नियम या फिर प्रिंसिपल बना लिए जाते हैं कि इसे कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, ये कैसे होने से ही रोका जाए।
ठीक है। वाल्डो क्या स्टेटमेंट देते हैं कि द केस मेथड इज गोइंग टू बी अ परमानेंट फीचर ऑफ द स्टडी एंड टीचिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बोलते कि जो केस मेथड अप्रोच है वो एक परमानेंट फीचर बनने जा रहा है। किस चीज के लिए? तो पब्लिक एडमिशन के पठन एंड पाठन के लिए, मतलब कि स्टडी एंड टीचिंग दोनों के लिए क्या हो रहा है, केस मेथड अप्रोच एक परमानेंट फीचर बनेगा। ये बात बोलते हैं वाल्डो, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ यहाँ पे नोट्स हैं। 1930 में यूएसए में सबसे ज्यादा लोकप्रिय होता है। ठीक है, 20 केस स्टडी एक बुक है जो कि 1952 में हेरोल्ड स्टेन के द्वारा लिखी जाती है। ठीक है, और इस बुक का जो टाइटल है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन। क्या नाम है इसका? पब्लिक एडमिशन पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन एक बुक है, उसी में स्टडी की जाती है 20 केस स्टडी। ये क्वेश्चन आ चुका है बार बार, तो इसे याद रखिएगा कि 20 केस स्टडी का जो बुक है ये किसने लिखा था? हैरोल्ड स्टेन ने लिखा था 1952 में। आईआईपी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये कहां है? न्यू दिल्ली में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये न्यू दिल्ली में, इसका स्थापना होता है 1954 में, मार्च 1954 में हुआ था। और ये एपल्लेबी के द्वारा, एपल्लेबी के रिपोर्ट पे की गई थी। एपल्लेबी ने अपना रिपोर्ट दिया था 1953 में, और इसी 1953 के द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिशन का स्थापना होता है। ये पब्लिक एडमिशन का हेडक्वार्टर बोल सकते हैं भारत में। ठीक है, ये सबसे मेन ऑफिस है। उसके बाद नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक ट्रेनिंग सेंटर है जो कि मसूरी में है। क्लियर हो गया? तो ये था आज का टॉपिक। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, आज के लिए बाय। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा।